सोचिए, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपके जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन जाए। मनीषा हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शुरुआत में सब कुछ एक आम केस जैसा दिखा, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई हर कोई दंग रह गया। पहली नजर में तो मामला सीधा सादा लगता था, लेकिन असली राज बेहद चौंकाने वाला था। क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर इस मासूम लड़की की हत्या के पीछे कौन था? और हैरान करने वाली बात यह है कि असली हत्यारे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने चाचा और पिता थे। सोचिए, अपने ही परिवार के लोग जिन पर आप पूरी तरह भरोसा करते हैं वही कैसे बन गए इस भयावह कांड के पीछे के मास्टरमाइंड। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे एक आम परिवार के भीतर छिपा था इतना भयानक रहस्य, कौन कौन थे इसके पीछे और क्या थीं उनकी असली वजहें। मनीषा केस आज भी लोगों के मन में ढेरों सवाल छोड़ जाता है। एक मासूम लड़की की रहस्यमयी मौत जिसने गली मोहल्लों से लेकर सोशल मीडिया तक हर किसी को हिला दिया। शुरुआत में लगा कि शायद यह कोई आम हादसा या आत्महत्या का मामला होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी सच्चाई का ऐसा रूप सामने आया कि हर कोई हैरान रह गया। असल में यह कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी इंटरनेट पर दिखाई दे रही थी। एक तरफ लोग बिना पूरे तथ्य जाने न्याय की मांग कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पुलिस और जांच एजेंसियां चुपचाप सबूतों को जोड़ रही थीं। और जब यह सबूत एक दूसरे से मिले तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सामने आया कि मनीषा की मौत के पीछे कोई अजनबी नहीं बल्कि उसी का परिवार शामिल था। शक की सुई सीधे उसके पिता, माँ और मामा पर आकर टिक गई। करीब 1 महीने तक मनीषा पर दबाव डाला गया। कभी उसे डांटा गया, कभी मारा पीटा गया और मानसिक रूप से तोड़ा गया। यह सिलसिला धीरे धीरे इतना बढ़ा कि आखिरकार उसकी सांसें ही छिन गईं। लेकिन यह पूरी दास्तान 11 अगस्त से नहीं बल्कि 10 जुलाई से शुरू होती है। उस दिन मनीषा घर से निकली और कहा कि वह सिंघानी किसी काम से जा रही है, जबकि हकीकत यह थी कि वह सीधे भराड़ा गई जहां उसका अपने क्लासमेट से मिलने का प्लान था। यह वही लड़का था जिसके साथ वह 7वीं कक्षा से पढ़ती आ रही थी। शुरू में बस दोस्ती थी, लेकिन धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। समस्या यह थी कि लड़का उम्र में छोटा था और अभी बालिग भी नहीं हुआ था। जब शादी की बात आई तो उसने साफ इनकार कर दिया। 10 जुलाई की यही मुलाकात मनीषा के लिए मुसीबत बन गई। घर लौटते वक्त उसके पिता ने उसे भराड़ा से आते देख लिया। क्योंकि वहां उसका कोई काम नहीं था, इसलिए शक और गहरा हो गया। घर पहुंचते ही उस पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। पहले तो वह चुप रही, लेकिन दबाव बढ़ने पर डर के मारे सब सच कबूल लिया। यहीं से उसकी मुश्किलें बढ़ गईं। परिवार ने केवल उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने उसकी चचेरी बहन को भी बुला लिया। यह वही बहन थी जिससे मनीषा के रिश्ते पहले से बिगड़े हुए थे। वजह वही लड़का था। कहा जाता है कि कभी कभी उस लड़के से बहन की भी बात होती थी। इसी कारण दोनों बहनों के बीच जलन और अविश्वास पैदा हो गया था। जब बहन ने घर वालों के सामने सब राज खोल दिया तो मामला साफ हो गया। मनीषा का फोन छीन लिया गया और उसमें मौजूद चैट्स व कॉल डिटेल्स देखकर परिवार का शक हकीकत में बदल गया। उसी रात घर में जमकर हंगामा हुआ और यहीं से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी शुरू हो गई। गुस्से में पिता ने साफ कह दिया कि अब से उसका उस लड़के से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन असली डर कुछ और था। लोग क्या कहेंगे, समाज की इज्जत, बिरादरी की नजर और रिश्तेदारों की बातें, यही दबाव पूरे परिवार को अंदर से खाए जा रहा था। इसके बाद शुरू हुआ लगातार टॉर्चर का सिलसिला। मनीषा को रोज डांट पड़ती, कभी मारपीट होती और कभी मानसिक दबाव बनाया जाता। उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक कैद जैसी बन गई थी। शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही एक दिन उसकी जिंदगी छीन लेंगे। हालात तब और बिगड़े जब एक दिन उसके मामा अपनी कार से ढाणी लक्ष्मण पहुंचे। घर में पहले ही तनाव का माहौल था और उनकी मौजूदगी ने उस शाम को और भी भारी बना दिया। आते ही सवालों की झड़ी लगा दी। कौन है वो लड़का? कब से जानती हो उसे? और ये सब कब से चल रहा है? मनीषा ने बिना झिझके सब बता दिया। उसने साफ कहा कि वह उस लड़के से मोहब्बत करती है और पीछे हटने वाली नहीं। उसकी यही जिद परिवार के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गई। पिता, माँ और मामा को डर था कि अगर यह बात बाहर आ गई तो रिश्तेदार, पड़ोसी और पूरा गांव उनकी इज्जत का तमाशा बना देगा। इसीलिए उन्होंने मनीषा को घर से हटाकर दूसरी जगह छुपा दिया ताकि राज बाहर न निकले। लेकिन जगह बदली, हालात वहीं रहे। वहां भी समझाने के नाम पर डांट, फटकार और मारपीट का सिलसिला चलता रहा। उसे साफ चेतावनी दी गई कि अगर उसने उस लड़के से नाता नहीं तोड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। करीब 1 महीने तक यही माहौल बना रहा।
जब जब परिवार को शक होता कि मनीषा ने उस लड़के से बात की है या उससे मिली है, तब तब उसे बेरहमी से पीटा जाता। लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। लेकिन 5 साल से पल रही मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वह किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे उसके मन में 2 ही रास्ते बचे, या तो उस लड़के के साथ भाग जाना या फिर अपनी जिंदगी खत्म कर देना। दूसरी ओर लड़का नाबालिग था और बार बार कहता रहा कि अब भी शादी संभव नहीं है, 2 साल इंतजार करो, जब मैं बालिग हो जाऊंगा तब हम शादी करेंगे। लेकिन मनीषा के लिए रोज रोज का अपमान और मारपीट अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। रात 9 बजे से लेकर तड़के 2 बजे तक मनीषा और उस लड़के के बीच व्हाट्सएप पर लगातार बातचीत होती रही। लेकिन इन चैट्स में प्यार की बातें नहीं थीं, बल्कि हर मैसेज में तनाव, झगड़ा और टूटते रिश्ते की पीड़ा झलक रही थी। आंसुओं से भरी आंखों में मनीषा ने लिखा, मेरे अपने मुझे हर दिन मारते हैं और अब तुम भी मुझे छोड़ रहे हो। मैंने तेरे लिए सब कुछ सहा है, सबके खिलाफ खड़ी रही हूँ। अगर तू भी मेरा साथ छोड़ देगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ लड़का अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने कहा, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मगर अभी शादी या भाग जाना संभव नहीं है। मैं नाबालिग हूँ, अगर हमने जल्दबाजी की तो केस बन जाएगा। यह बातें मनीषा के लिए और भी ज्यादा कड़वी साबित हुईं। उसे लगने लगा कि अब यह लड़का भी उससे दूरी बनाने लगा है। उसी चैट में उसने उसे धमकाते हुए लिख दिया, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जहर खा लूंगी और अपनी जान ले लूंगी। बाद में जब यह चैट्स पुलिस के हाथ लगीं, तो उन्होंने इन्हें पूरे सबूत के तौर पर पेश किया और साफ कहा कि हर मैसेज उनकी फाइलों में सुरक्षित है। वो रात तनाव, आंसू और निराशा से भरी थी। अगले ही दिन मनीषा ने घर वालों से कहा कि वह नर्सिंग कॉलेज जा रही है, फॉर्म लेने और एडमिशन की जानकारी करने के लिए। रोज की तरह वह सुबह सबसे पहले अपने प्ले स्कूल पहुंची, जहां वह बच्चों को पढ़ाया करती थी। सामान्य दिनों में वह करीब 1:30 बजे स्कूल से निकलकर सीधे नर्सिंग कॉलेज की बस से घर आ जाती थी। मगर उस दिन करीब 2 बजे के आसपास उसने स्कूल छोड़ा। घर वालों को उसने बताया कि कॉलेज जा रही है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। उस दिन उसका रास्ता बदल चुका था और उसी के साथ उसकी जिंदगी का आखिरी सफर भी शुरू हो चुका था। स्कूल का सीसीटीवी कैमरा साफ दिखाता है कि वह पूरी तरह सामान्य नजर आ रही थी, जैसे रोज की तरह ही घर लौटने वाली हो। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर वह एक दुकान के बाहर लगे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। वहां तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इसके बाद उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। महज 200 मीटर आगे बढ़कर मनीषा एक कृषि रसायन की दुकान पर गई। वहां से उसने 1 लीटर का कीटनाशक खरीदा। दुकान के मालिक को लगा कि यह दवा उसके पिता ने खेतों के लिए मंगवाई होगी, इसलिए उन्होंने बिना किसी शक के बोतल उसके हाथ में थमा दी। बाद में वही दुकानदार मीडिया और पुलिस के सामने आया और बताया, मनीषा मेरी दुकान पर आई थी और बोली, अंकल जी मोनो मिल जाएगी। मैंने कहा, हाँ बेटा मिल जाएगी। उसने दवा खरीदी और चली गई। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बिल्कुल सामान्य भाव थे। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा है। असल में कीटनाशक खरीदने का सच सबसे पहले 13 अगस्त को सामने आया, जब शव बरामद हुआ। उस समय दुकानदार ने गांव के सरपंच को सब कुछ बताया, लेकिन सरपंच ने माहौल बिगड़ने के डर से उसे चुप रहने की सलाह दी। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जहर की पुष्टि हुई, तभी यह राज खुल पाया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उस दिन मनीषा नर्सिंग कॉलेज गई ही नहीं थी। जांच के दौरान पुलिस ने कॉलेज और उसके आसपास की हर गली, हर दुकान और हर कैमरे की फुटेज खंगाल डाली, मगर कहीं भी उसका कोई निशान नहीं मिला। अगर वह सचमुच कॉलेज पहुंची होती तो किसी न किसी सीसीटीवी में उसकी तस्वीर जरूर कैद होती। नर्सिंग कॉलेज प्रशासन ने भी साफ बयान जारी किया कि उस दिन न तो कोई लड़की फॉर्म भरने आई थी और न ही किसी ने एडमिशन की जानकारी ली। उनका कहना था कि उन पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह झूठे हैं और जानबूझकर कॉलेज की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। असलियत यही थी कि मनीषा वहां गई ही नहीं थी। अब इस कहानी का सबसे भयावह और दर्दनाक मोड़ सामने आता है। 13 अगस्त की सुबह सिंघानी गांव का एक व्यक्ति खेतों की ओर जा रहा था। नदी किनारे उसकी नजर पड़ी, जहां 7-8 कुत्ते झुंड में बैठे थे। पहले उसे लगा कि शायद कोई मरी हुई बकरी होगी, लेकिन जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसने फौरन पुलिस और गांव के सरपंच को खबर दी। कुछ ही समय में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और थोड़ी देर बाद
पुलिस मौके पर पहुंची। जो दृश्य सामने था वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शव इतनी बुरी हालत में था कि पहचान करना तक मुश्किल हो रहा था। लड़की का गला कटा हुआ था और चेहरे का मांस गायब था, जिससे पूरा चेहरा काला पड़ चुका था। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसका चेहरा तेजाब से जलाया गया है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर यह हत्या थी तो मौके पर खून क्यों नहीं मिला? खेत और आसपास कहीं भी खून का कोई निशान मौजूद नहीं था। जब मनीषा का शव बरामद हुआ तो रहस्य और गहरा गया। अगर उसने सचमुच जहर पिया था तो गला कैसे कटा? चेहरा क्यों जला हुआ दिख रहा था? इन सारे सवालों का जवाब आखिरकार मेडिकल साइंस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिया। दरअसल मौत के 7-8 घंटे बाद इंसानी शरीर का खून जम जाता है। यही वजह थी कि गला कटने के बावजूद वहां खून नहीं फैला। अगर वास्तव में किसी धारदार हथियार से हमला किया गया होता तो खून कपड़ों या जमीन पर जरूर दिखाई देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार मनीषा ने 11 अगस्त की रात को ही दम तोड़ दिया था। इसके बाद सुबह जब आवारा कुत्तों ने शव देखा तो उन्होंने सबसे पहले खुले हिस्सों, चेहरे और गर्दन को नोचना शुरू कर दिया। इसी कारण लाश की हालत बेहद डरावनी लग रही थी। कपड़े पूरी तरह सलामत थे और कहीं भी एसिड के निशान नहीं थे। अगर सच में तेजाब डाला गया होता तो कपड़े भी जले होते। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने एक जैसी पुष्टि की कि मनीषा का चेहरा और गर्दन जानवरों द्वारा नोचे गए थे। साथ ही रिपोर्ट में यह भी साफ लिखा था कि उसने कीटनाशक पिया था और यही उसकी मौत की असली वजह बनी। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक और अहम सुराग लगा, मनीषा का सुसाइड नोट। फिर सवाल उठा कि जब इतने ठोस सबूत मौजूद थे तो पुलिस ने तुरंत यह खुलासा क्यों नहीं किया? दरअसल जांच एजेंसियों की एक प्रक्रिया होती है। वे तब तक किसी नतीजे को सार्वजनिक नहीं करते जब तक सभी पहलू पूरी तरह से साफ न हो जाएं। अगर पहले ही दिन यह कह दिया जाता कि यह आत्महत्या है तो परिवार और गांव के लोग इसे दबाव या मनगढ़ंत कहानी मान सकते थे। पुलिस ने धीरे धीरे सबूत जुटाए और जब सच सामने आया तभी उसे सार्वजनिक किया। इस दौरान परिवार और कमेटी ने 5 दिन तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और गांव में धरना चलता रहा। आखिरकार पुलिस ने मनीषा के पिता संजय और कमेटी के लोगों को बुलाकर कॉल रिकॉर्डिंग्स, चैट्स और गवाहों के बयान दिखाए। साथ ही चेतावनी दी कि या तो अंतिम संस्कार करो वरना सबूत सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। डर के मारे संजय ने अगले दिन बेटी का संस्कार करने और मीडिया के सामने पुलिस की जांच पर भरोसा जताने की घोषणा कर दी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। संजय को डर था कि जांच की आंच कभी न कभी उस तक जरूर पहुंचेगी। इसी डर में उसने रोते हुए एक वीडियो बनाया और दावा किया कि उससे जबरदस्ती बयान दिलवाए गए हैं। असल में यह जनता की सहानुभूति पाने की कोशिश थी, मगर अब उसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और वह दिन दूर नहीं जब वह खुद जेल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मनीषा ने सच में खुद जहर पिया या उसे साजिश के तहत मौत की ओर धकेला गया? सच चाहे जो भी हो, इतना साफ है कि उसके अपने ही परिवार ने उसे इस अंजाम तक पहुंचाया। जांच जारी है और यह मामला अब भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मामले में कई दावे और आरोप सामने आए हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ बातें महज परिजनों या स्थानीय लोगों के बयानों पर आधारित हैं। जांच एजेंसियां अभी भी सबूत इकट्ठा कर रही हैं और जब तक पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आती, यह कहना मुश्किल है कि असलियत क्या है। इसलिए फिलहाल इस केस से जुड़ी हर बात को अंतिम सत्य मान लेना सही नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सच्चाई तक पहुंच सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और भी अहम जानकारियां समय समय पर मिलती रहें